हेलो, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम हमारी इंग्लिश की ब्रिज कोर्स बुक के वीक 5 के चैप्टर रामू एंड द वुल्फ को डिस्कस करेंगे। इसमें एक बहुत ही अच्छा पैसेज दिया हुआ है जिससे हमें मोरल मिलने वाला है। आइए पहले इस पैसेज को डिस्कस कर लेते हैं। द विलेजर्स हियर्ड रामू क्राइंग फॉर हेल्प। गांव वाले रामू की चिल्लाने की आवाज़ मदद के लिए सुन रहे थे। दे रेन टुवार्ड्स द हिल साइड टू हेल्प द बॉय क्राइंग बिग स्टिक्स इन देयर हैंड्स। वह पहाड़ी की ढलान की ओर उस लड़के की मदद के लिए दौड़कर आए और साथ में अपने हाथ में बड़ी छड़ी भी लेकर आए। When they reached there, they found that these was no wolf. जब वो वहाँ पहुँचे तो उन्होंने पाया कि वहाँ पर कोई भेड़िया नहीं था। The sheep were grazing happily. जो भेड़ थी वह खुशी खुशी चारा खा रही थी। And the shepherd boy was playing on a flute. और जो वो चरवाहा था, भेड़ की देखभाल करने वाला शेफर्ड था, वह बांसुरी बजा रहा था। वेयर इज़ द वोल्फ? द विलेजर्स आस्क्ड द बॉय। गांव वालों ने लड़के से पूछा कि भेड़िया कहाँ है। देर इज़ नो वोल्फ हियर। यहाँ कोई भेड़िया नहीं है। आई वॉज जोकिंग। मैंने मजाक किया था। द बॉय सेड एंड लाफ्ड। उस लड़के ने कहा और हंसने लगा। द विलेजर्स बिकेम वेरी एंग्री एंड रिटर्न टू देयर वर्क। जो गांव वाले थे वो बहुत नाराज हुए और अपने कार्य के लिए फिर से लौट गए। नेक्स्ट डे द बॉय प्लेड द सेम ट्रिक। दूसरे दिन उस लड़के ने फिर से वही शरारत की। द विलेजर्स अगेन रीच्ड देयर टू हेल्प द बॉय। गांव वाले फिर से उस लड़के की मदद के लिए पहुँचे। बट वेन दे केम टू नो दैट द बॉय वॉज लेइंग, जब वो वहाँ पहुँचे तो उन्होंने देखा कि लड़का वहाँ पर लेट रहा है। दे फेल्ट हाईली अनॉयड। वे बहुत ही खिन्न हुए या झुंझलाए या चिड़चिड़ाहट उनके अंदर आई। एंड वेंट बैक टू द विलेज कर्जिंग द बॉय। और उस लड़के को कोसते हुए गांव फिर से पहुंच गए। बट ऑन द थर्ड डे, लेकिन तीसरे दिन अ वोल्फ रियली कैम देयर। तीसरे दिन वहाँ पर एक भेड़िया वास्तव में आ गया। द बॉय गोट फ्राइटेंडेड टू सी हिज रेड आई। लड़का उसकी लाल आंखों को देखकर भयभीत हो गया। द वोल्फ वॉज हफिंग एंड ग्रोलिंग। वो भेड़िया जो था वह गुस्से से तेजी से सांस लेने लगा और गुर्राने लगा। ही बिगेन एडवांसिंग टुवार्ड्स द फ्लोक ऑफ शीप। अब वह जो भेड़िया था वह भेड़ों के झुंड की ओर आगे बढ़ने लगा। नैशिंग, इसमें जी साइलेंट है। नैशिंग हिज टीथ, और जो उसके दांत है वह पीसने लगा। एंड यहाँ पर जो स्पेलिंग है वो टोलिंग नहीं है, रोलिंग है। टी को आर पढ़ें। रोलिंग हिज टंग, वह अपनी जीभ को घुमाने लगा। द बॉय लॉस्ट हिज करेज, और वह लड़का जो था उसने अपना साहस खो दिया। एंड बिगेन ट्रम्बलिंग, ट्रम्बलिंग यानी कांपने लगा। विद फियर, डर से। ही शाउटेड, वह चिल्लाया। वोल्फ वोल्फ प्लीज हेल्प। भेड़िया भेड़िया कृपया मदद कीजिए। बट टू नो अवेल, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। दिस टाइम नो वन कैम टू हेल्प हिम। इस समय उसकी मदद के लिए कोई नहीं आए। द विलेजर्स थॉट दैट रामू वाज अप टू हिज ओल्ड ट्रिक। लोगों ने सोचा, गांव वालों ने सोचा कि वह रामू फिर से शरारत कर रहा है। द वोल्फ कील्ड मैनी शीप ऑफ रामू, और उस भेड़िए ने रामू की बहुत सारी भेड़ों को मार दिया। रामू रिटर्न होम वीपिंग, और रामू
अपने घर रोता हुआ वापस आ गया। मोरल, इससे बच्चों क्या शिक्षा मिलती है? पीपल डू नॉट ट्रस्ट अ लायर। लोग किसी झूठे व्यक्ति पर या झूठ बोलने वाले पर भरोसा नहीं करते हैं। अब आइए, ये जो हमने पेजेस पढ़ा, इस पेजेस के आधार पर कुछ क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं, उनको सोल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ डिड द विलेजर्स रिएक्ट व्हेन दे रियलाइज द बॉय हैड लाइट। जब वो लड़का झूठ बोल रहा था तब लोगों को किस प्रकार से अनुभव हुआ, महसूस हुआ या किस प्रकार लगा? तो द विलेजर्स बिकेम वेरी एंग्री एंड एनॉयड एंड रिटर्न टू देयर वर्क। तो जो गांव वाले थे वो बहुत नाराज हुए और बहुत उससे खिन्नित हुए, चिढ़ गए और वापस अपने कार्य के लिए लौट गए। क्वेश्चन 2, व्हाट हैपेंड ऑन द थर्ड डे। तीसरे दिन क्या हुआ? ऑन द थर्ड डे अ वोल्फ रियली केम देयर। तीसरे दिन वहाँ पर एक भेड़िया वास्तव में आ गया। द बॉय साउटेड, लड़का चिल्लाया, वोल्फ वोल्फ प्लीज हेल्प। भेड़िया भेड़िया कृपया मदद कीजिए। बट टू नो अवेल, लेकिन उसका कोई उसको फ़ायदा नहीं मिला। क्वेश्चन 3, व्हाट डिड द वोल्फ डू इन द एंड। आखिरी में वोल्फ ने क्या किया? द वोल्फ किल्ड मैनी शीप ऑफ रामू। वोल्फ ने रामू की बहुत सारी भेड़ों को मार दिया। रामू रिटर्न होम वीपिंग, और रामू रोता हुआ अपने घर वापस आ गया। मैच द कॉलम। फर्स्ट है रामू, तो इसमें आएगा प्लेड ट्रिक्स। रामू क्या कर रहा था? शरारत कर रहा था, तो यहाँ पर आएगा प्लेड ट्रिक्स। विलेजर्स क्या कर रहे थे? कैरिड बिग स्टिक्स, अपने साथ में बड़ी छड़ी लेकर गए थे। वोल्फ ने क्या किया? किल्ड द शीप, भेड़ों को मार दिया। शीप का क्या हुआ? वेर किल्डेड, मारी गई। और इस स्टोरी से हमें क्या मोरल मिला है? तो इससे मोरल मिला है, पीपल डू नॉट ट्रस्ट अ लायर। लोग बाग झूठे व्यक्ति पर विश्वास नहीं करते। इसलिए बच्चों, हमें कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए और ना ही इस प्रकार की किसी से मजाक करना चाहिए। फिल इन द ब्लैंक्स। द विलेजर्स कैरिड बिग स्टिक्स इन देयर हैंड्स। लोग बाग अपने हाथों में बड़ी छड़ी लेकर गए थे। रामू प्लेड अ ट्रिक व्हेन द विलेजर्स केम द फर्स्ट टाइम। जब लोग बाग पहली बार आए थे तब रामू ने उनके साथ मजाक किया हुआ था। ऑन द थर्ड डे द वोल्फ हैड फ्राइटनिंग रेड आइज। तीसरे दिन जो वुल्फ था, भेड़िया था, वह फ्राइटनिंग यानी डरावनी लाल आंखें दिखा रहा था। द बॉय बिगेन ट्रम्बलिंग विथ फियर। फियर यानी डर, ट्रम्बलिंग यानी कांपना। तो जो लड़का था वह डर से क्या कर रहा था? कांप रहा था। द मोरल ऑफ द स्टोरी इज पीपल डू नॉट ट्रस्ट अ लॉयर। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है, क्या मोरल मिलता है? कि लोग बाग किस पर भरोसा नहीं करते हैं? झूठ बोलने वाले पर भरोसा नहीं करते हैं। अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग फ्रॉम द अबोव पैसेज। जो पैसेज में ये इस तरह के सेंटेंसेस दिए हुए हैं, इनके लिए एक शब्द बताना है, वन वर्ड लिखना है। फर्स्ट है फीलिंग इरिटेड और बॉदर्ड बाय समथिंग। किसी बात से चिढ़ना या झुंझलाहट महसूस होना, इसको बोलते हैं अनायड। अनायड का मतलब होता है नाराज होना या चिढ़ जाना। सेकेंड है यूजिंग बैड वर्ड्स टू एक्सप्रेस एंगर। गुस्से से बुरे या अपशब्दों का प्रयोग करना, इसको बोलते हैं कर्जिंग। कर्जिंग यानी अपशब्द कहना या कोसना। थर्ड है फीलिंग स्कैर्ड आर अफ्रेड, मतलब डर महसूस करना। इसमें आएगा फ्राइटेंड। फ्राइटेंड का मतलब होता है डर से कांपना।
नेक्स्ट है जेंटल फॉर्म एनिमल कवर्ड विथ, इसमें जो वर्ड दिया हुआ है गलत है, इसकी जगह पर आएगा वूल, वूल यानी ऊन। तो ऊन से ढका हुआ एक शांत स्वभाव का पालतू जानवर कौन होता है? होता है शीप। नेक्स्ट है द एबिलिटी टू बी ब्रेव एंड फेस फियर आर डिफ़िकल्टीज। तो एक ऐसी योग्यता जो बहादुरी से समस्याओं का सामना करें, तो उसको बोलते हैं करेज। करेज यानी साहस। नेक्स्ट है, अब हमें यहाँ पर ग्रामर का पोर्शन दिया हुआ है, प्रपोजिशन के बारे में बताया हुआ है। अ प्रपोजिशन इज अ वर्ड यूज टू लिंक अ नाउन प्रोनाउन आर फ्रेज टू अदर वर्ड्स इन अ सेंटेंस। प्रपोजिशन का मतलब होता है संबंध बोधक अवयव। तो वह शब्द संबंध बोधक या प्रपोजिशन क्या है? प्रपोजिशन वह शब्द है जो किन किन को संज्ञा, सर्वनाम या किसी वाक्यांश को वाक्य के अन्य शब्दों से जोड़ता है, उसे प्रपोजिशन कहते हैं। यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी है, शी वेंट टू द लाइब्रेरी, वह लाइब्रेरी को गया। तो यहाँ पर टू प्रपोजिशन है। द पार्क इज बिहाइंड द रिवर, जो पार्क है वह रिवर के बिहाइंड यानी पीछे। तो यहाँ पर बिहाइंड क्या हो गया? प्रीपोजिशन। यहाँ पर कुछ प्रीपोजिशन के बारे में हमें बताया गया है, थोड़ा देख लेते हैं प्रीपोजिशंस क्या क्या होते हैं। यहाँ पर हमें 3 प्रकार के प्रीपोजिशन पढ़ने को मिलेंगे। एक है कॉमन प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, कॉमन प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम और कॉमन प्रीपोजिशंस ऑफ डायरेक्शन या मूवमेंट। तो हम एक एक को समझ लेते हैं। पहले हम समझेंगे कॉमन प्रीपोजिशंस ऑफ प्लेस। अब देखिए यहाँ पर इन्होंने दिया है कॉमन प्रीपोजिशंस ऑफ प्लेस का मतलब होता है कि जो किसी स्पेशली स्थान को बताने वाले होते हैं और यह बताते हैं कि कोई चीज़ कहाँ पर स्थित है। इंडिकेट वेयर समथिंग इज और हैपन्स, मतलब कोई चीज़ कहाँ पर स्थित है, वह इसी प्रकार के जो प्रपोजिशंस हैं वो बताएंगे हमें। अब इसमें कुछ प्रपोजिशंस भी दिए हुए हैं, जैसे कि अबव। अबव का मतलब होता है ऊपर। अक्रॉस, अक्रॉस का मतलब होता है सामने या फिर पार। अगेंस्ट, अगेंस्ट यानी उसके विरुद्ध या सटा हुआ। अराउंड यानी चारों ओर। एट, एट यानी पर। बिहाइंड यानी पीछे। बिलो, बिलो यानी नीचे। बिटवीन यानी के बीच में, दो चीज़ों के बीच। इन यानी अंदर और ऑन यानी ऊपर। ऊपर मतलब सतह के ऊपर। इसी में ही उन्होंने नीचे दिया है हमें, द पार्क इज लोकेटेड बिटवीन द लाइब्रेरी एंड द स्कूल। जो पार्क है वह लाइब्रेरी और स्कूल के बीच स्थित है। अब हमें इसी प्रकार से जो सेकेंड प्रीपोजिशन है वो कॉमन प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम, टाइम के हिसाब से समय वाला जो प्रीपोजिशन है उसके बारे में देख लेते हैं। यह समय को बताने वाला होता है। स्पेसिफाई व्हेन समथिंग अकर्स, अकर्स यानी मतलब ये बताते हैं कि यह काम कब हुआ या कब होगा। तो अब इसके बारे में, जैसे कि आफ्टर, आफ्टर का मतलब होता है बाद में। अराउंड, अराउंड का मतलब वैसे तो यदि हम प्लेस वाले में देखेंगे तो अराउंड यानी चारों ओर होता है, लेकिन यहाँ पर अराउंड का मतलब होता है लगभग। जैसे कि मैं अराउंड 2 PM यहाँ आया, इस तरह से। तो यहाँ समय को भी वो बताता। एट का मतलब होता है निश्चित समय पर। और बिफोर यानी होता है पहले।
बाय का मतलब होता है तक, और ड्यूरिंग मतलब होता है के दौरान, फॉर यानी के लिए, इन यानी इसमें महीने भी बता सकते हैं हम, ये वर्ष भी, आदि इस तरह का होता है। और ऑन में आएगा जैसे कि दिन है या तारीख है, इनके बारे में बता सकते हैं। और सिंस यानी तब से। नीचे एग्जाम्पल दिया हुआ है, वी स्टेड इंडोर्स ड्यूरिंग द स्टॉर्म, तो तूफान के दौरान हम घर के अंदर रहे। थर्ड वाला है कॉमन प्रपोजिशंस ऑफ डायरेक्शन या मूवमेंट। तो शो डायरेक्शन और मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ये जैसे कि दिशा और गति बताने वाले होते हैं। कोई व्यक्ति या वस्तु किस दिशा में जा रहे हैं इसके बारे में हमें ये इंडिकेट करते हैं। देखिए इनको भी थोड़ा देख लेते हैं। अक्रॉस, अक्रॉस का मतलब होता है पार। अलोंग, अलोंग यानी के साथ साथ। अराउंड, तो यहाँ पर भी अराउंड आया, तो चारों ओर। डाउन यानी नीचे की ओर। इनटू अंदर की ओर। ऑन टू ऊपर की ओर। आउट ऑफ बाहर। ओवर ऊपर से। थ्रॉट के बीच या के अंदर से होकर। और टुवार्ड यानी की ओर। द कार ड्रोव थ्रू द टनल, जो कार है वो सुरंग के अंदर से होकर गुजरी। आइए अब इसके और भी इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको हम सॉल्व कर लेते हैं। लुक एट द पिक्चर केयरफुली एंड फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट प्रीपोजिशंस। अब यहाँ पर आपको प्रीपोजिशन लगाना है, जैसे द बुक इज ऑन द टेबल, टेबल पर एक सतह पर रखी हुई है इसलिए ऑन द टेबल आएगा। नेक्स्ट है द फैन इज मूविंग ओवर आवर हेड, हेड के ऊपर फैन मूविंग कर रहा है इसलिए यहाँ पर आएगा ओवर प्रीपोजिशन। द बर्ड आर फ्लाइंग अबोव द ट्री, पक्षी किसके ऊपर उड़ रहे हैं, ट्री के ऊपर। नेक्स्ट है द गर्ल इज स्टैंडिंग नियर द ट्री। फिफ्थ है द केट इज अंडर द टेबल, टेबल के नीचे है। द माउस इज बिटवीन द बॉक्स, द केट इज इन द बॉक्स, बॉक्स के अंदर है केट। नेक्स्ट है अंडरलाइन द प्रीपोजिशन फ्रॉम द सेंटेंसेस गिवन बिलो, जो सेंटेंसेस दिए गए हैं इनमें प्रीपोजिशन को अंडरलाइन करना। जैसे कि द बुक इज ऑन द टेबल, इसमें प्रीपोजिशन है ऑन। द फैन इज मूविंग ओवर आवर हेड, तो इसमें प्रीपोजिशन है ओवर। द गर्ल इज सिटिंग नियर द ट्री, यहाँ पर क्या है पोजिशन, नियर। नेक्स्ट है विक्की इज क्लाइंबिंग अप द स्टेयर्स, जो विक्की है वह किस पर चढ़ रहा है, सीढ़ियों पर चढ़ रहा है, तो इसमें आएगा अप। द बॉक्स इज हाइडिंग बिटवीन द ट्री एंड नीलू, तो यहाँ पर है बिटवीन। आगे देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स विद द एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशंस, प्रीपोजिशन जो इसमें उपयुक्त हों उनका उपयोग करके खाली स्थान की पूर्ति कीजिए। रवि इज स्विमिंग, इसमें आ जाएगा इन द पोंड। अ डॉग इज जंपिंग ओवर द फेंस, 2 नंबर में ओवर आ जाएगा। तीसरा है आई कैन नॉट राइट विद द पेन। नेक्स्ट है यंग मैन आर डूइंग योगा अंडर द ट्री,
और लास्ट है द बर्ड इज फ्लाइंग अबोव द ट्री। नेक्स्ट, लेट्स राइट लुक एट द पिक्चर केयरफुली एंड राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ अबाउट इट। इस पिक्चर को हमें ध्यानपूर्वक देखना है और इसके बारे में कुछ लाइंस लिखना है। जैसे कि हम पिक्चर में देख रहे हैं, दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ अ पार्क। यहाँ पर एक पार्क दिख रहा है हमें, तो हम ये लिख सकते हैं कि यह एक पार्क का चित्र है। मैनी चिल्ड्रन आर प्लेइंग हैप्पीली, और बहुत सारे बच्चे यहाँ पर खुश होकर या खुशी खुशी खेल रहे हैं। अब देखो अलग अलग चिल्ड्रन क्या कर रहे हैं। 2 चिल्ड्रन आर प्लेइंग ऑन द स्विंग्स। 2 बच्चे झूल रहे हैं। सम बॉयज आर प्लेइंग फुटबॉल। कुछ बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं। 2 गर्ल्स आर स्टैंडिंग एंड टॉकिंग। 2 लड़कियां खड़ी हुई हैं, बातचीत कर रही हैं। 2 चिल्ड्रन आर प्लेइंग ऑन अ सीसा। 2 बच्चे, सीसा जो होता है दोनों तरफ बैठने वाला एक उपकरण होता है जिसमें कि बैठे हुए हैं, उस पर बैठे हुए हैं। और इट इज़ अ ब्यूटीफुल प्लेग्राउंड। यह एक बहुत ही सुंदर क्या है, खेल का मैदान है। और भी यहाँ हमें बहुत सारी चीज़ें हैं। बच्चे यहाँ पर स्विंग करने, झूल रहे हैं, स्लाइडिंग कर रहे हैं। ग्रीन यहाँ पर ग्राउंड है, एक गर्ल्स रन कर रही हैं। ये सारी चीज़ें भी हम इसमें इंक्लूडिंग कर सकते हैं। तो इस तरह से प्यारे बच्चों, आपका जो वीक 5 है उसका हमारा जो चैप्टर है रामू एंड द वोल्फ, ये कंप्लीट हुआ। आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। थैंक यू।